हेलो एवरीवन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? तो अपना सीरियल क्रॉप के अंदर बीट का क्रॉप अपने स्टार्ट किया था। बीट के अंदर अपना आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और जिस कैंडिडेट ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिए। और कल की क्लास में अपने क्या किया है वो उसको देख लेते हैं अपने। देखो, कल अपने किया है जैसे कि वीट का जनरल इंट्रोडक्शन किया था अपने कल की क्लास के अंदर। वीट है क्या, विश्व के अंदर इसका प्रोडक्शन, कौन सा एरिया के अंदर लीडिंग कंट्री है, कौन सा क्षेत्रफल के अंदर है मतलब, और कौन सा प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के अंदर, कौन सा प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता के अंदर, इंडिया के अंदर कौन से लीडिंग है उसकी बात की अपने। उसके बाद इसकी जनरल सी बातें अपने कंप्लीट कर ली थी, और बाद में कुछ स्पीसीज की बात की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्पीसीज है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरम मकरोनी बीट, जिसको अपने ट्रेटिकम ड्यूरम के नाम से जानते हैं। बाकी ये क्रोमोसोम जैसे 14 है, 28 है या फिर 42 है, इसकी बात की थी अपने कल की क्लास में। ओरिजिन देखा और इसकी अलग अलग स्पीसीज की बात भी की है अपने। कर रहे थे इसकी मॉर्फोलॉजी। रूट सिस्टम देख लिया अपने, फाइबर रूट सिस्टम है, और दोनों प्रकार की रूट का अपने अच्छे प्रकार से डिस्कशन किया है। सेमिनल रूट कौन सी है, क्राउन रूट कौन सी है, उसके बाद में अपने स्टेम की बात की। स्टेम के बाद में अपने लीफ की बात की कि लीफ का ये पार्ट जो हवा में लटका रहा है या लटका हुआ है, तो वो तो ब्लेड होता है, जो पत्ती के साथ चिपका होता है वो सिल्थ होता है। ठीक है, कॉमन सा यहां तक किया था। और टॉप मोस्ट पत्ती जो ऊपर की शीर्ष पत्ती होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है फ्लैग लीफ, जो सबसे ज्यादा प्रकाश का संश्लेषण करती है 56%। अब अगर अपने आगे देखें तो आगे पेनिकल आएगा, जैसे कि अपना पौधा है, इस पौधे पर यहाँ पर लीफ वगैरह आ जाएगी, संकरी पत्तियां, पतली पत्तियां। उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, पेनिकल आएगा। पेनिकल क्या, स्पाइक। स्पाइक मतलब इसका फूल। और इसके नीचे की जो टॉप मोस्ट पत्ती होती है इसको क्या बोलते हैं, फ्लैग लीफ बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैग लीफ। ये फ्लैग लीफ है। और पूछा जाए फ्लैग लीफ कितना प्रकाश संश्लेषण करती है, तो 56% प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, फ्लैग लीफ। एक लीफ फ्लैग लीफ ही करेगी, आधे से भी ज्यादा। स्पाइक की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था कि जो आप इसकी बाली देखते हो, ईयर देखते हो, बाली या ईयर। आगे अपनी पिक देखते हैं इसकी, ये देखो, ये बाली इसकी, जिसके ऊपर इस प्रकार से सीड लगे होते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना इस प्रकार से, इस प्रकार से है ये, इसके ऊपर इस प्रकार से सीड लगे होते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसके ऊपर सीड लगे होते हैं, दोनों ओर चिपके हुए होते हैं। और यहाँ से इसके ऑन्स वगैरह निकल जाते हैं कांटे से, ऑन्स, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये पूरी की पूरी अपनी क्या होगी, बाली होगी। अगर अपनी इस टेढ़ी मेढ़ी संरचना की बात करें तो इस टेढ़ी मेढ़ी संरचना को बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाली के बीच में या ईयर के बीच में टेढ़ी मेढ़ी जो जिक जैक एक्सिस होती है, टेढ़ी मेढ़ी जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रैचिस के नाम से जानते हैं। तो ये बीच में क्या है, रैचिस है। उसके बाद में जो ये बीज अपना, जो आपने देखा होगा, आप देख सकते हो, इस प्रकार से 2 छिलकों से ढका होता है ये, जो थ्रेसिंग के टाइम हट जाएंगे। जब अपने गेहूं को निकालेंगे तो गेहूं निकालने के बाद ये दोनों छिलके क्या चले जाएंगे, मतलब स्ट्रा होता है, भूसा होता है, उस भूसे के साथ चले जाएंगे, और अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, सीड ही प्राप्त होगा। अगर अपने इन दोनों छिलकों की बात करें तो जो ऊपर का छिलका होता है, ऊपरी अपर हस्क होता है, ऊपरी छिलका, ऊपर का ऊपरी छिलका, इसको क्या बोलते हैं, तो ऊपरी छिलके को बोलते हैं अपने पेलिया। ऊपरी छिलके को क्या बोलते हैं, पेलिया। जो अंदर का छिलका होता है, लावर हस्क होता है अंदर का, उसको बोलते हैं लीमा। उसको क्या बोलते हैं, लीमा बोल देते हैं। तो 2 छिलकों से कवर होता है बीज, जिसको अपने कैरियोप्सिस बोलते हैं। कैरियोप्सिस 2 छिलकों से क्या होगा, कवर होगा, पेलिया और लीमा दोनों को मिलाकर हुल भी बोल देते हैं। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, हुल। मतलब लीमा और पेलिया दोनों छिलके हैं, पेलिया ऊपर का छिलका है और लीमा नीचे का। जो आप ये कांटे से देखते हो, ओन्स देखते हो, ये कांटे किसका भाग होता है, तो लीमा का भाग होता है।
आपसे पूछा जाए जो कांटे लगे हुए, ये ओंस लगे हुए, ये क्या है? ओंस है। ओंस मतलब कांटे है। ये जो कांटे हैं वे किसका भाग है? तो लीमा का भाग नहीं है। ये किसके साथ जुड़ा होता है? तो कांटा हमेशा लीमा के साथ जुड़ा होता है, ना कि पेलिया के साथ। यहां पर देख लेते हैं अपने आगे। ये देखो, ये आपको छोटे छोटे ओंस दिख रहे हैं ना, ये देखो ओंस, इस प्रकार से बाली के अंदर ओंस दिख रहे हैं आपको, नीचे भी ये ओंस होते हैं ना। यहाँ पर जो छिलका होता है, कौन सा छिलका? जैसे ये छिलके के साथ इस प्रकार से चिपका, यहाँ पर कोई छिलका होगा उसके साथ चिपका होगा। तो जिसके साथ ये चिपका हुआ है ये छिलका है कौन सा? ये है लीमा। ये कौन सा छिलका है? लीमा है, जिसके साथ ये कांटा लगा हुआ है। कांटा मतलब जिसके साथ ये ओंस, ना कि पेलिया के साथ। तो आपसे पूछा जाए कांटा किसका भाग होता है? तो कांटा हमेशा लीमा का पार्ट होता है, ना कि पेलिया का पार्ट होता है। ये आप याद रखोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर लीमा और पेलिया। ठीक है, उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं आगे। देखो, जैसे अपनी बाली है, मतलब इसके अंदर अपना ये फूल बने। इस फूल के अंदर, इस फूल के अंदर अपने देखा जाए तो पोलिनेशन होगा, फिर ही बीज बनेंगे, मतलब परागन होगा। तो आपसे पूछा जाए किस प्रकार का परागन होता है, तो आपको मैंने पीछे बताया हुआ है कि गेहूं के अंदर सब परागन होता है। और क्या पाई जाती है? अपने इसके अंदर क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। क्या देखने को मिलता है? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होता है? क्लिस्टोगेमी होता है बंद प्रकार के फूल। बंद प्रकार के फूल, बंद प्रकार के फूल होते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमी। मतलब गेहूं के अंदर जो क्रॉस पोलिनेशन है, मतलब सब परागित फसलों में आपको मैंने बताया था कि 5% तक क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, पर गेहूं के अंदर बहुत कम होता है, 0.1 से लेकर 1% तक ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्लिस्टोगेमी होती है। क्लिस्टोगेमी मतलब बंद प्रकार के फूल होते हैं। ठीक है, जो ओपन फ्लावर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको चेस्मोगेमी फ्लावर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? चेस्मोगेमी फ्लावर बोल देते हैं। ये क्या है? क्लिस्टोगेमी फ्लावर है। जो बंद प्रकार के फूल है, पोलिनेशन हो जाएगा, उसके बाद में खुल जाएंगे, फिर जाके अपने क्या है? सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो सीड दो छिलकों से ढका होगा, जो अपने बात की है। एक तो लीमा होगा, एक दूसरा कौन सा होगा? पेलिया होगा। लीमा और पेलिया दोनों से ये क्या होंगे? ढके होंगे। ठीक है, और आपने क्या किया था? पीछे कांटे की बात की थी कि जो ओन्स होते हैं, यहां पर जैसे कांटा लगा होगा, वो कांटा किसका भाग होता है? तो वो होता है लीमा का पार्ट, ना कि पेलिया का। अंदर का छिलका लीमा होता है, बाहर का छिलका पेलिया होता है। ये आप याद रखोगे। उसके बाद में है गेहूं के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन, कि गेहूं में किस प्रकार का प्रोटीन होता है। तो गेहूं में प्रोटीन का नाम होता है ग्लूटेन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटीन या ग्लूटेन प्रोटीन बोलते हैं, या फिर ग्लूटीन लिखा होता है, ग्लूटीन, ग्लूटीन या ग्लूटेन प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन गेहूं के अंदर पाया जाता है। इसकी मात्रा भी आपसे पूछी जाए तो लगभग 11 से लेकर 12% प्रोटीन होता है गेहूं के अंदर। कितना? 11 से लेकर 12% प्रोटीन होता है। ग्लूटीन का निर्माण किससे होता है? तो ग्लूटीन का नाम निर्माण होता है ग्लूटेनिन से। ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन, ग्लूटेनिन प्लस ग्लाइडिन, ये दो प्रकार की प्रोटीन होती है, जिससे मिलकर क्या बनता है? ग्लूटीन बनता है। जिससे मिलकर क्या बनता है? ग्लूटीन। ग्लूटीन जो प्रोटीन है जो गेहूं के अंदर पाया जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन? कि जो ब्रेड मेकिंग क्वालिटी होती है, चपाती बनने का कारण, चपाती बनने का कारण ब्रेड मेकिंग क्वालिटी, चपाती बनने का कारण, या फिर आटे में स्टिकनेस, आटे में चिपकाहट या चिपकनापन, आटे में चिपकनापन किसके कारण होता है, या स्टिकनेस किसके कारण आती है? तो इस ग्लूटीन। आप देखते हो, जैसे आपने देखा होगा बाजरा का आटा, ठीक है ना, किसका फ्लोर? पर मिलेट का फ्लोर देखा होगा। बाजरा का आटा, आप बाजरा की रोटी बनाते हो इस प्रकार से घर के अंदर, तो वो रोटी बीच में से फट जाती है, इस प्रकार फटती है वो। क्या आपने गेहूं की रोटी कभी फटती हुई देखी है? गेहूं का आटा चिपकता है, इसका आटा चिपकेगा नहीं। इसलिए अपने कई बार क्या करते हैं, इस बाजरा को जो आटा होता है, इसके अंदर गेहूं का आटा मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं भी? गेहूं का फ्लोर मिक्स कर देते हैं, ताकि इसकी रोटी अच्छे से बनाई जा सके। क्योंकि बाजरा या अन्य फसलों में कौन सा प्रोटीन नहीं होता? तो ग्लूटीन प्रोटीन नहीं होता। किसके अंदर होता है?
तो गेहूं के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन होता है, जिसके कारण रोटी बनने का गुण या रोटी फूलने का गुण या आटे के चिपकने का गुण होता है। इस कारण बेकरी उद्योग के लिए, जो अपना बेकरी उद्योग होता है, तो बेकरी उद्योग के लिए किसका आटा अच्छा होता है? तो बेकरी उद्योग के लिए गेहूं का आटा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके कारण आती है ब्रेड मेकिंग क्वालिटी। क्या आती है? ब्रेड मेकिंग क्वालिटी। अगर अपने ग्लूटीन की बात करें तो ये बच्चों की हेल्थ के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसके कारण कुछ एलर्जी डिजीज हो जाती है। ग्लूटीन के कारण मात्र पूरे विश्व में 2% लोगों को ये डिजीज होती है, पूरे विश्व में 2% लोगों को, जिसका नाम होता है सिलेक डिजीज। जिसका नाम क्या होता है? सिलेक रोग। ये सिलेक रोग किसके कारण होता है? ग्लूटीन की एलर्जी के कारण होता है। कि जिसके अंदर ये सिलेक डिजीज होगी वो गेहूं की रोटी का उपयोग नहीं कर सकता है। कोई अनाज है उसकी रोटी वो खाएगा, गेहूं की रोटी नहीं खा पाएगा, क्योंकि गेहूं के प्रोटीन के कारण, जिसका नाम ग्लूटीन प्रोटीन है, इसके कारण एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या होता है? सिलेक रोग। क्या नाम होता है? सिलेक डिजीज। और गेहूं का जो प्रोटीन है, इसका यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेड मेकिंग क्वालिटी, रोटी बनने का गुण या रोटी फूलने का या आटा चिपकने का गुण किसके कारण होता है? तो ग्लूटेन या ग्लूटीन प्रोटीन के कारण, जो 2 प्रोटीन से मिलकर बनती है, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन से, और 11 से 12% प्रोटीन होता है। बेकरी उद्योग के लिए अच्छा होता है ग्लूटीन, और अपने क्योंकि इसके कारण होता है चिपकने का गुण। ठीक है, समझ आ गई होगी। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं के अंदर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी किसके कारण आती है? तो ऑप्शन में लिखा होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं, या ओवरऑल सभी, मतलब सभी। तो अपने क्या करेंगे? ग्लूटीन के कारण होती है, क्योंकि ग्लूटीन अन्य फसलों के अंदर नहीं होता। किसके अंदर होता है? तो गेहूं के आटे के अंदर होता है। ठीक है, तो इस कारण आती है ब्रेड मेकिंग क्वालिटी। उसके बाद में अपने देखते हैं अगली चीज। अगला है गेहूं का बोना जीन, ड्वार्फ जीन ऑफ व्हीट। ध्यान लगा के इसको समझ लेना। मैं आपको एक अच्छे तरीके से इसकी स्टोरी के माध्यम से आपको पूरे का पूरा समझा दूंगा। जो क्वेश्चन बनेंगे उनकी भी बात करेंगे अपने। तो गेहूं के बोने या जो जीन है, बोनेपन का जो जीन है, उसका क्या नाम है? तो बोनेपन का जो गेहूं के अंदर जो जिम्मेदार जीन है, उसका नाम है नोरिन 10। क्या नाम है उसका? नोरिन 10 है। नोरिन 10, नोरिन 10 या नोरिन 10 बोल देते हैं। नोरिन 10। देखो, जो नोरिन 10 है ये है क्या? तो नोरिन 10 एक किस्म थी। नोरिन 10 एक किस्म है, एक किस्म। ये किस्म कहां की थी? ये किस्म थी जापान की। नोरिन 10 एक किस्म है, कहां की? जापान की किस्म थी। नोरिन 10 जापान की एक किस्म थी। नोरिन 10 इसके अंदर ड्वार्फनेस का गुण था, बोनेपन का, क्योंकि पहले गेहूं इतना बड़ा था जिसका उत्पादन नहीं होता था। बॉयज फंस रहा है? सभी को ऐसी आ रही है क्या कोई दिक्कत बॉयज की? अब बताओ ओके है क्या बॉस? अब बॉयज ओके है क्या? पहले की जो चीज बताई है वो बॉयज ठीक है? ओके है, ठीक है। चलो, तो नोरिन 10 क्या है? नोरिन 10 एक किस्म है, कहां की है? जापान की है। जिसके अंदर क्या था? ये जापान की एक किस्म जिसमें बोनेपन का जीन था। बोनेपन का जीन था जिसके अंदर क्या आती थी? बोनापन आता, ड्वार्फनेस आती थी। अगर अपनी इस वैरायटी की बात करें, नोरिन 10 की, कैसे ये वैरायटी आई, क्या कुछ था, ये ध्यान से समझना। ये नोरिन 10 है क्या? तो नोरिन 10 एक किस्म थी। किन किस्मों से बनाई गई है इस किस्म?
तो जापान के अंदर दो किस्में थी। जापान की दो किस्में, जापान की दो किस्में, वो किस्में कौन कौन सी है? जापान की दो किस्में, एक का नाम है अकाको मुगी। जापान की दो किस्में, एक का नाम है अकाको मुगी। देखो जापान जैसे ही नाम है अकाको मुगी, एक का नाम अकाको मुगी है और दूसरी है द्रुमा। दूसरी कौन सी है? द्रुमा। अकाको मुगी और द्रुमा दो किस्में थी जापान के अंदर, एक थी अकाको मुगी, दूसरी थी द्रुमा। अकाको मुगी के अंदर भी ड्वार्फनेस का गुण था। आजकल जितना भी इटली के अंदर जितना भी ड्वार्फनेस है, इटली में जितना भी बोनापन है, या बोनापन किसके कारण है, या बोनापन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो किस्म है अकाको मुगी। क्योंकि इटली के लोग किसको ले गए? अकाको मुगी को। बची कौन सी? द्रुमा। इटली के अंदर जितना भी ड्वार्फनेस है उसके अंदर कौन सा प्रोजिनेटर है या कौन सा उनका पर्पज है, तो वो है अकाको मुगी किस्म। कौन सी है? अकाको मुगी किस्म। ठीक है, बात करें अपने द्रुमा की, कौन सी किस्म की? द्रुमा। तो अपने अगला पेज नेक्स्ट करता हूं, इसके पहले जिसने थोड़ा बहुत नोट करना है ये कर सकते हैं भी, फिर मैं अगला पेज लेके आता हूं। ठीक है, जिसने नोट करना है थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलो आगे, अगली अपनी किस्म है अपने पास द्रुमा। कौन सी किस्म है? द्रुमा। इस द्रुमा किस्म का क्रॉस करवा दिया अपने किसके साथ? फुलज नाम की एक वैरायटी से। कौन सी वैरायटी है? फुलज किस्म। ये फुलज किस्म कहां की है? यूएसए की। यूएसए की किस्म, यूएसए की इस किस्म के साथ अपने क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया। तो अपने पास एक नई वैरायटी तैयार हो गई, एक नई वैरायटी जिसका नाम रख दिया सिरोद्रुमा। जिसका क्या नाम रख दिया? सिरोद्रुमा नाम रख दिया, या इसको द्रुमा फुलज बोल दिया। सिरोद्रुमा, या इसको क्या बोल दिया? द्रुमा फुलज। द्रुमा फुलज के नाम से जानते हैं, इसके नाम को ही मिला दिया द्रुमा फुलज। ये एक वैरायटी तैयार होगी। कौन सी? द्रुमा फुलज। अब क्या किया? सिरोद्रुमा को, अब आगे की अगर अपने प्रोसेस देखें, इसको सिरोद्रुमा वैरायटी को, सिरोद्रुमा जो किस्म है, इस सिरोद्रुमा किस्म को क्रॉस करवा दिया एक वैरायटी जिसका नाम है टर्की रेड। टर्की रेड, ये वैरायटी भी कहां की है? ये वैरायटी भी यूएसए की किस्म है। यूएसए की किस्म है ये भी, यूएसए की किस्म, यूएसए की ये किस्म है। तो इन दोनों वैरायटियों का क्रॉस करवाकर जो किस्म नहीं तैयार हुई, जो किस्म नहीं तैयार हुई उसका नाम था नोरिन 10। तो नोरिन 10 किस्म किन दो किस्मों का क्रॉस है? तो वो है सिरोद्रुमा और टर्की रेड, जो यूएसए की एक किस्म है। सिरोद्रुमा या टर्की रेड एक किस्म, यो यूएसए की किस्म है, मतलब जो कि अमेरिका की एक किस्म है। ठीक है, लास्ट में करवाएंगे हर एक चीज, आपको कोई चीज नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, यहां पर अपनी ब्रीडिंग करेंगे इसकी, वहां पर करवाएंगे आपको। ठीक है, तो द्रुमा फुलज यूएसए की एक किस्म है, सिरोद्रुमा, द्रुमा फुलज। सिरोद्रुमा या टर्की रेड, इन दोनों किस्मों का क्रॉस करवाया तो एक किस्म तैयार होगी नोरिन 10। इस नोरिन 10 के अंदर था बोनापन, इस नोरिन 10 के अंदर था बोनापन। ये वैरायटी कैसी थी? बोनी वैरायटी थी। कैसी थी? ड्वार्फ वैरायटी थी। इस बोनेपन को किसके द्वारा खोजा गया? तो एक साइंटिस्ट थे, कहां के? इस जापान के, जिनका नाम था गोंजी राव इंजुका। जिनका नाम था गोंजी राव इंजुका। गोंजी राव इंजुका। तो गोंजी राव इंजुका ने सबसे पहले इसके अंदर ड्वार्फनेस की खोज की। कब की? 1935-1936 के अंदर, 1935। तो आपसे पूछा जाए कि नोरिन 10 के अंदर जो ड्वार्फनेस है उसको देखने वाले पहले साइंटिस्ट कौन से थे? तो उनका नाम था गोंजी राव इंजुका। और नोरिन 10 एक किस्म थी
नोरिन 10 एक किस्म थी। इसके बाद इस किस्म का नाम ही क्या रख दिया, इस किस्म का नाम रख दिया, इस किस्म के अंदर जो जीन है, जो बोनेपन का जीन है, इस जीन का नाम ही क्या रख दिया, नोरिन 10 रख दिया। इस जीन का नाम ही क्या रख दिया, नोरिन 10, जो गेहूं के अंदर किसके लिए जिम्मेदार है, डवार्फनेस के लिए जिम्मेदार है। जो किसके लिए जिम्मेदार है, डवार्फनेस के लिए। तो नोरिन 10 तो एक किस्म थी, नोरिन 10 तो क्या एक किस्म है, ये तो एक किस्म है, वैरायटी है। और कहां की वैरायटी है, ये वैरायटी है जापान की, जापान की एक किस्म है, जापान की किस्म। नोरिन 10 कहां की किस्म है, जापान की, जिसके अंदर गोंजीराव इंजुका ने 1935-36 में डवार्फनेस को खोजा और इस जीन का नाम ही क्या रख दिया, नोरिन 10 जीन रख दिया। अब ये वैरायटी पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले कौन से देश में डवार्फनेस आया था गेहूं के अंदर, तो आपसे पूछा जाए तो जापान के अंदर डवार्फनेस था। कहां पर था, जापान के अंदर। मैं इसको आगे करूंगा, इससे पहले किसी ने थोड़ा बहुत नोट करना है तो ये कर सकते हैं। ओके है, चलो आगे। तो अपने पास आ गया नोरिन 10, अपने पास कौन सा जीन आ गया, नोरिन 10। अपने पास नोरिन 10 जीन आ गया है, नोरिन 10 जीन ही लिख देते अपने, इसको किस्म नहीं लिखेंगे हम। नोरिन 10 जीन आ गया जिसके अंदर डवार्फनेस है, और ये जीन कहां पर है सर, जापान के अंदर है। कहां पर है ये, जापान देश के अंदर था, सबसे पहले कहां था, जापान के अंदर। तो आपने सुना होगा किस जापान पर, इस जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध, इस जापान पर अटैक कर दिया था यूएसए ने। इसने इस पर अटैक कर दिया, यूएसए ने इस पर अटैक कर दिया था। आपने सुना होगा, दो जगह बताता हूं जापान की, ये आपने सुनी हुई है। एक तो आपने सुना होगा नागासाकी, नागासाकी, एक सुना होगा हिरोशिमा, हिरोशिमा। नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसका आज भी इफेक्ट है। उन बम का नाम क्या है, तो वो तो है लिटिल मैन है, एक फैट मैन है ना, तो वो तो जीके का पार्ट है। फिर लिटिल मैन और फैट मैन, दो बम गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर। कौन से, किसका पार्ट थे ये, नागासाकी और हिरोशिमा तो जापान का एक पार्ट था, और यूएसए ने इस पर क्या किया था, अटैक किया था। यहां पर दो परमाणु बम गिराए गए, जिसका नाम फैटमैन या फिर लिटिल मैन था ना, वो आप नहीं याद रखोगे उनको। तो इस जापान ने खुद को सिरेंडर कर दिया, खुद को सिरेंडर कर दिया था किसके आगे, खुद को सिरेंडर कर दिया यूएसए के आगे। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई देश किसी के सामने सरेंडर हो जाएगा, मतलब इस यूएसए का अधिकार हो गया किस पर, जापान पर। जापान पर किसका अधिकार है अब, तो जापान पर पूरे का पूरा जो कंट्रोल है वो किसका है, वो है अपने यूएसए का। पूरे का पूरा कंट्रोल किसका है अब, तो पूरे का पूरा कंट्रोल जापान पर यूके अपने यूएसए का है, यूएसए का कंट्रोल है। अब आपको पता है कि कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण कर देगा जब उसकी पूरी पावर, जो उसकी पूरी की पूरी अधिकार है उस देश के पास आ जाएगा, तो इस देश के यहां से बहुत सारे आर्मी एडवाइजर भी जाएंगे, ओनली आर्मी नहीं जाएगी, मतलब आर्मी तो जाएगी जाएगी, आपको ही पता है। ठीक है, इसके साथ में बहुत सारे इंजीनियरिंग हो गए, बहुत सारे इंजीनियर हो गए, बहुत सारे प्लांट ब्रीडर हो गए, ये बहुत सारी चीजें जाएगी, है ना। तो यहां पर प्लांट ब्रीडर के अंदर कौन गया, एक का नाम था एस.सी. सोलेमोन, जो आर्मी एडवाइजर थे, एस.सी. सोलेमोन, यूएसए के एस.सी. सोलेमोन। और एक था मैकरेदर, कौन था, मैकरेदर था। ये मैकरेदर कौन था, तो ये प्लांट अपने बीट ब्रीडर था। ये कौन सा, बीट ब्रीडर, सोलेमोन, एस.सी. सोलेमोन और मैकरेदर, दोनों ही क्या थे, ये बीट ब्रीडर थे। इन्होंने क्या देखा जापान के अंदर, यहां पर इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने देखा नोरिन 10 किस्म को। किसको देखा, नोरिन 10 किस्म को देखा, जो कैसी किस्म थी, बोनी थी। देखो पूरे विश्व में कैसा गेहूं था, तो पूरे विश्व में बहुत बड़ा बड़ा गेहूं था, इतना इतना बड़ा गेहूं था। पर अपने को ही पता है, अपने भी क्या एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, अपने को भी कोई ऐसी चीज दिखे जो अपने
अपने एरिया में किसी और प्रकार का दिखे और किसी दूसरे एरिया में जाके देखें तो वो किसी और प्रकार की चीज वही है, पर उसकी अगर मोर्फोलॉजी देखें तो अलग अलग दिख रही है अपने को। तो अपने क्या होते हैं कि एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो गया इसके अंदर। तो ये दो बंदे जिनका नाम एसी सोलेमोन और मैकरेदर, जो यूएसए के ये आर्मी एडवाइजर थे, ये अपना वीट ब्रीडर थे। तो इन्होंने नोरिन 10 किस्म को देखा जो बोनी किस्म थी। तो इस नोरिन 10 किस्म को अब वो कहां पर लेके आएंगे, यूएसए में। तो इस नोरिन 10 किस्म को मैकरेदर और एसी सोलेमोन कहां पर लेके आ गए, यूएसए के अंदर। तो जापान से ये किस्म कहां पर आ गई, यूएसए में। तो यहां तक एक बार आपने जिसने भी नोट करना कर लो, मैं आगे का पार्ट करवाता हूं आगे कि आगे क्या हुआ, इंडिया के अंदर ये कैसे पहुंचा। ओके, चलो आगे देखो। तो यहां पर अपने ये नोरिन 10 कहां पर आ गया, यूएसए के अंदर आ गया। और यूएसए में कौन सी जगह पर आ गया, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में आ गया। ठीक है, वाशिंगटन विश्वविद्यालय के अंदर आ गया। और किसके पास आ गया, ओरविल बोगेल, जिसको आप बोल देते हो ओ ए बोगेल। ओ ए बोगेल, ओ ए बोगेल के पास आ गया। तो ये क्या थे, वीट ब्रीडर थे। कहां के थे, यूएसए के एक साइंटिस्ट थे। कहां के, यूएसए के एक साइंटिस्ट। इनके पास आया ये 1950 के अंदर नोरिन 10, बोनापन आ गया इनके पास। अब पहली बार यूएसए के अंदर ये नोरिन 10 आया। देखो ओए बोगेल ने ज्यादातर इस पर कोई काम नहीं किया, नॉर्मल काम किया इस पर, इस जीन पर ज्यादातर इन्होंने रिसर्च कार्य नहीं किया। जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है वहां पर इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया नोरिन 10 जीन पर, ओए बोगेल ने। उसके बाद ओए बोगेल से ये जीन आ गया सिमिट मैक्सिको के अंदर। कहां पर आ गया, मैक्सिको में आ गया, मैक्सिको में। और मैक्सिमो में कहां पर, सिमिट के अंदर। कहां पर आ गया, सिमिट मैक्सिको में। तो सिमिट मैक्सिको में किसके पास आया, तो ये साइंटिस्ट को आप सभी जानते हो, डॉक्टर एन ई बोरोलॉग। डॉक्टर एन ई बोरोलॉग, डॉक्टर एन ई बोरोलॉग के पास आ गया, जो विश्व में हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार है। तो व्यावसायिक रूप से, अगर अपने कमर्शियल रूप से कोई नोरिन 10 पर काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे मैक्सिको में डॉक्टर एन ई बोरोलॉग थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया नोरिन 10 पर। और नोरिन 10 का यूज करके उन्हें विश्व में पहली बार कुछ किस्में तैयार की। डॉक्टर एन ई बोरोलॉग ने नोरिन 10 का यूज करके, उपयोग करके कुछ किस्में तैयार की। वो कौन कौन सी, वो भी आपने पढ़ी हुई है, जैसे कि सोनारा 63 है, सोनारा 63, सुनारा 64, ये किसमें आपने पढ़ी हुई है, सुनारा 63, सुनारा 64। लर्मा रोजो, लर्मा रोजो, मोयो 64, मोयो 64। ये किसमें तैयार की, किसने, डॉक्टर एन ई बोरोलॉग ने। ठीक है, तो व्यावसायिक रूप से पूरे विश्व में नोरिन 10 पर किसने काम किया, तो डॉक्टर एन ई बोरोलॉग ने किया। इस कारण ही विश्व में हरित क्रांति संभव हो सकी थी, मतलब गेहूं का उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा काम किया बोरोलॉग ने। उन्होंने गेहूं की हाइट को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। क्योंकि गेहूं की हाइट इतनी बड़ी होगी तो आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, जैसे ही इसके ऊपर ये रहेगा, बाली आएगी, तो नीचे का जो तना है, जो खोखला है, इसके वजन को वो संभाल नहीं पाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, क्रॉप लॉगिंग हो जाएगी। जैसे ही फसल नीचे गिरती है, आपके भी बरसात आने के बाद कहीं आपके आसपास एरिया में फसल गिरी हुई देखी होगी आपने, तो उसका प्रोडक्शन अन्य फसल की तुलना में, जो कि खड़ी फसल है उसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि वो फसल गिरने के बाद उसके जो बीज हैं वो क्या हो गए, पिचके हुए बने, छोटे बने, इस कारण प्रोडक्शन क्या हो गया, कम, पर भूसा ज्यादा बन गया, है ना। तो ये क्या है, तो उन्होंने क्या किया, हाइट को कम कर दिया, ड्वार्फनेस लेके आई। तो यहां पर किसमें तैयार की, सुनारा 63, सुनारा 64, लर्मा रोजो, मोयो 64। ये किसमें याद रखोगे, पहली बात। उसके बाद ये मैक्सिको से भारत में कैसे आया, ये बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसको नोट कर सकते हो आप। उसके बाद में अपने देखते हैं मैक्सिको से भारत में कैसे आया ये।
तो भारत के अंदर कैसे आया? तो यहां पर अपने पास था मैक्सिको में डॉक्टर एनी बोरोलो के पास, ये जीन किसके पास है? डॉक्टर एन ई बोरोलोग, इनके पास अब ये जीन है जो ड्वार्फनेस के लिए जिम्मेदार था, एन ई बोरोलोग। देखो अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ए बी जोशी, जिनका नाम था ए बी जोशी। डॉक्टर ए बी जोशी ने पूरे विश्व का दौरा किया था, तो और ये मिले थे जाके किसको? डॉक्टर एनी बोरोलोग को। तो डॉक्टर एनी बोरोलोग को जाके मिले और उन्होंने इनके साथ जो भी डिस्कशन जो भी होती है बातें, तो उन्होंने क्या किया, इस बोनेपन को देखा था पहली बार ए बी जोशी ने, जो भारत के साइंटिस्ट थे, कि अपने भारत में बहुत बड़ी बड़ी गेहूं है जिसका प्रोडक्शन कम होता है, और मैक्सिको के अंदर एक ऐसा सीमेंट के अंदर एक ऐसा गेहूं तैयार कर लिया गया है डॉक्टर एनी बोरोलोग के द्वारा, जिसकी हाइट बहुत छोटी है, जिसकी हाइट क्या है? बहुत छोटी है, जिसके कारण प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो इस ए बी जोशी ने अपने भारत के अंदर ये बातें बताई आके इंडिया के अंदर, पर इंडिया के जो साइंटिस्ट थे वो इसके लिए एग्री नहीं हुए। क्यों नहीं एग्री हुए? उन्होंने बोला कि अगर अपने व्हीट की हाइट को क्या कर दिया? छोटा कर दिया, तो लाइव स्टॉक के लिए, पशुओं के लिए जो भूसा है, जो सूखा चारा है, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि तना इतना बड़ा है पहले, तो अपनी हाइट कम करेंगे, इसका मतलब कि सीड तो हो जाएगा पर उसकी मात्रा कम हो जाएगी, इसकी भूसे की। तो कहीं ना कहीं जाके ए बी जोशी ने कहा कि चारे के लिए, कि फोडर के लिए तो अपने फोडर क्रॉप पर काम कर सकते हैं, चारा फसल पर काम किया जा सकता है, पर अब व्हीट क्या है? गेहूं क्या है? गेहूं तो एक सीरियल क्रॉप है, गेहूं तो एक सीरियल क्रॉप है। तो अपने को सबसे पहले तो क्या करना है कि भूखमरी को कम करना है, कि जो अपने गेहूं का प्रोडक्शन कम होता है उसको बढ़ाना है अपने। तो फिर जाके क्या हुआ? ये समझौता हुआ, और यहां पर एक फाउंडेशन था जिसका नाम था रॉकफेलर फाउंडेशन। रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से पहली बार 100 किलोग्राम सीड आया। किन किन किस्मों का आया? ये किस्में आप याद रखोगे, तो यहां पर आया सोनारा 63 किस्म, पहली बार इंट्रोड्यूस वैरायटियां ये सोनारा 63, सोनारा 64, लर्मा रोजो, लर्मा रोजो, और सेग्रीगेटिंग लाइन, सेग्रीगेटिंग लाइन 614, सेग्रीगेटिंग लाइन 614, ये सबसे पहले इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। किसकी मदद से? रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से इन किस्मों का 100 किलोग्राम सीड भारत के अंदर इंपोर्ट किया गया, भारत के अंदर लाया गया। कितना? 100 किलोग्राम, कितना? 100 किलोग्राम सीड भारत के अंदर लाया गया। किन किस्मों का? सोनारा 63, सोनारा 64, लर्मा रोजो, सेग्रीगेटिंग लाइन 614। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट करके इसको याद रखोगे, कि भारत के अंदर प्राइमरी इंट्रोडक्शन की वैरायटियां कौन सी है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, प्राइमरी इंट्रोडक्शन मतलब प्राथमिक परिचय, प्राथमिक परिचय की वैरायटियां कौन सी है? तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन की किस्में ये है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन किसको बोलते हैं? किसी भी देश से, कोई भी कंट्री से कोई भी किस्म आती है, किसी भी देश से कोई भी किस्म आती है, तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन उसको बोलते हैं जब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता, उसके जीन में कोई भी परिवर्तन ना करके उसको सीधे का सीधा ग्रो कर दिया जाता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंट्रोडक्शन बोल देते हैं। तो इन किस्मों को सबसे पहले सीधे का सीधा ग्रो किया गया था भारत के अंदर। किसके जीन में किसी प्रकार का सोनारा 63, 64, लर्मा रोजो, इनके जीन में कोई बदलाव नहीं किया गया और इनको सीधे का सीधा उगाया गया। इसलिए ऐसे इंट्रोडक्शन को अपने क्या बोलते हैं? ऐसे इंट्रोडक्शन को अपने प्राइमरी इंट्रोडक्शन बोलते हैं। और प्राइमरी इंट्रोडक्शन की किस्में कौन कौन सी है? अगर आपसे किस्में पूछी जाए तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन की किस्में होती है सोनारा 63, सोनारा 64, लर्मा रोजो, या फिर कौन सी है? सेग्रीगेटिंग लाइन 614 है। कौन सी? सेग्रीगेटिंग लाइन 614। तो ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन था। कौन सा? प्राइमरी इंट्रोडक्शन। तो किसी देश से कोई किस्म आती है, किसी देश से कोई किस्म आती है,
तो उसका सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जब तक उसमें कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन किसको बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए सेकेंडरी इंट्रोडक्शन किसको बोलते हैं या द्वितीय परिचय क्या होता है, तो वो देखते हैं अपने की सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो उसके बाद में क्या किया, सेग्रीगेटिंग लाइन जो ब्रीडिंग के लिए लेके आए थे, सेग्रीगेटिंग लाइन 614, इसके अंदर क्या किए गए, परिवर्तन किए गए, इसके जीन में क्या किए गए, परिवर्तन करके अपने इंडिया के अंदर कल्याण सोना या सोनालिका, और कौन सी, सोनालिका, ये किसमें तैयार की गई, तो ये वैरायटियां कौन सी है, ये वैरायटियां जब परिवर्तन कर दिया तो ये होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। क्या होता है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन बोल देते हैं, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो ये क्या है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन की वैरायटियां कल्याण सोनालिका, जिसके अंदर सेग्रीगेटिंग लाइन में आपने क्या किया, चेंजेस करके तैयार किया। हाँ, इन तीनों का 100 kg, ठीक है। तो ये थी अपनी हिस्ट्री किसकी, नोरिन 10 की। नोरिन 10 है क्या, तो नोरिन 10 एक वैरायटी थी, कहां की वैरायटी थी, तो ये जापान की एक किस्म थी जिसके अंदर ड्वार्फनेस का गुण था, और ये किस्म क्रॉस था सिरोद्रुमा और टर्की रेड किस्म का। और यहाँ पर इसकी खोज की गोंजीराओ इंजुका ने सबसे पहले 1936 के अंदर, 1935-36 में। उसके बाद ये किस्म आई कहां पर, यूएसए के अंदर, वांसीद गठन के अंदर, ओए बोगेल के पास। ओए बोगेल से ये किस्म गई मैक्सिको में, और मैक्सिको ये किस्म आई भारत के अंदर। और भारत में प्राइमरी इंट्रोडक्शन की वैरायटियां सुनारा 63 है, सुनारा 64 है, या फिर अपनी बात करें लर्मा रोजो है। और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में कौन सी है, कल्याण सोना या सोनालिका है। समझ आ गया होगा अच्छे से। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है किसके अंदर, तो नोरिन 10 किस्म के अंदर। इसको नोट वगैरह कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जो आपका पीछे का पार्ट है। वो इंट्रोड्यूस हुई है, वो इंट्रोड्यूस की गई अपने ब्रीडिंग के लिए होती है सेग्रीगेटिंग लाइन। ओके बात, चलो आगे देखते हैं फिर अपने आगे का पार्ट। आगे है ग्रोथ स्टेज, कि कौन कौन सी ग्रोथ स्टेज कैसे आती है, क्या क्या होता है गेहूं के अंदर। तो अगर अपने बढ़वार अवस्था की बात करें, अंकुरन पहला क्या है, अंकुरन है। गेहूं का अंकुरन 5 से 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, डे आफ्टर सोइंग के अंदर अच्छा हो जाएगा। क्राउन रूट इनिशिएशन, चंदेरी जड़ निर्माण, क्राउन रूट, क्राउन जड़ बनने का जो टाइम है वो होता है 20 से 25 या 21 दिन तक, और मोस्टली 30 दिन तक भी चला जाएगा, ठीक है, बड़ी वैरायटियों में। टिल्लर्स, जब टिल्लरिंग होगी, टिल्लर्स निकलेंगे आधार गांठ से ऊपर, तो वो 40 से 45 दिन का टाइम होता है सबसे ज्यादा टिल्लर। जॉइंटिंग की बात करें, गांठ निर्माण, जॉइंटिंग या गांठ निर्माण की बात करें तो 60 से 65 दिन का। उसके बाद में फूल लाने की अवस्था, फ्लावरिंग 80 से 85। उसके बाद दूध या अवस्था, जब दानों के अंदर दूध बन जाएगा 100 से 105। उसके बाद में डफ अवस्था, जब
सीड के अंदर दाना पकेगा, डफ अवस्था, उसके बाद में परिपक्वता, कि बीज पक के तैयार हो जाएगा। तो 115 से 120 दिन के अंदर बीज पक के तैयार हो जाता है। ये अवस्थाएं हैं गेहूं के अंदर किसकी है, तो ये स्टेजेस है अपने उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ की। तो वेजिटेटिव ग्रोथ में सबसे पहले अंकुरण, अंकुरण 5 से 7 दिन के अंदर डन हो जाता है। क्राउन रूट इनिशिएशन बनती है 20 से 25 दिन में। पिलर्स ज्यादा निकलते हैं 40 से 45 दिन के, और ज्वाइंटिंग की फेज आती है 60 से 65 दिन बाद, और फ्लावरिंग होती है 80 से 85 दिन बाद, और मिल्किंग स्टेज आती है दूधी अवस्था 100 से 105 दिन बाद, और डफ स्टेज जिसके अंदर दाना पकना स्टार्ट होता है, दाने के अंदर हार्डनेस आना स्टार्ट होती है 105 से 110 दिन, और उसके बाद में पूरे का पूरा परिपक्व हो जाएगा, मतलब मैच्योरिटी फेज 115 से 120 दिन बाद, और लगभग 125 दिन की क्रॉप को अपने क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, जब उसकी बाली के अंदर कितनी नमी होती है, 20 से 25% नमी होती है। वीडियो एकदम ओके है, अभी कुछ नहीं रुक रहा है, एकदम ओके है। ओके, तो ये फेज चलती है किसके अंदर, गेहूं के अंदर। तो गेहूं लगभग 115 से 125 दिन की क्रॉप होती है, जिसको अपने मार्च अप्रैल के अंदर क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद में क्लाइमेट की बात करते हैं, तापमान की, जर्मिनेशन वगैरह की, या वानस्पतिक वृद्धि के लिए, गेहूं की परिपक्वता के लिए, या फिर जर्मिनेशन के लिए। तो तापमान की बात करें तो 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से लेकर 25। वानस्पतिक वृद्धि के लिए 16 से लेकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और गेहूं की परिपक्वता के लिए, मैच्योरिटी के लिए आप याद रखोगे 23 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और उपयुक्त तापक्रम आपसे पूछा जाए, ऑप्टिमम, उपयुक्त तापक्रम, ये आप याद रखोगे कितना, 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उपयुक्त तापक्रम कितना है, 20 से 25 है। कितना है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त। अगर ये 20 से लेकर 25 ये दोनों ही ऑप्शन में हो, जैसे कि उसने पूछा कि गेहूं के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या है, ए ऑप्शन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन है जैसे कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना उत्तर क्या होगा, क्योंकि अपनी तो रेंज पड़ रखी है 20 से 25 कि गेहूं के लिए उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए 20 से 25, तो अपना उत्तर क्या होगा अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको याद रखना, ये गेहूं के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रेंज आ जाए तो 20 से 25, रेंज आ गई तो 20 से 25। ये क्वेश्चन एएफओ में पूछा गया है, एएफओ 2016-17 ये क्वेश्चन पूछा गया गेहूं के लिए, जिसके अंदर इस प्रकार से रेंज के अंदर टेम्परेचर, अपने एक एक ऑप्शन में टेम्परेचर थे, सिंगल ऑप्शन था टेम्परेचर का, रेंज नहीं थी। तो रेंज में आएगा तो 20 से 25 है, अगर सिंगल ऑप्शन आए तो कितना है, अपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद परिपक्वता के लिए, अगर परिपक्वता के लिए पूछे कि गेहूं की परिपक्वता के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जैसे ए ऑप्शन है अपने 21 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, बी में उसने 23 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, सी में उसने 24 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, और डी ऑप्शन में उसने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया कि गेहूं की परिपक्वता के लिए उपयुक्त तापक्रम कौन सा है। तो अब अपने क्या करेंगे 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर गेहूं के अंदर 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत अच्छा टेम्परेचर है। ठीक है, परिपक्वता के लिए सही कर लेना भी, 14 से 15 नहीं। परिपक्व कब होता है गेहूं आपको ही पता है, गर्मी होती है फुल उस टाइम। तो कितना है, तो 23 डिग्री। अगर 23 डिग्री, क्योंकि इस पर हुए रिसर्च, अगर 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है किस टाइम, मैच्योरिटी फेज के टाइम, तो इसका मतलब गेहूं का जो दाना है वो बहुत अच्छा परिपक्व होगा, है ना, बहुत अच्छा। रेंज पूछी जाए तो 23 से लेकर 25, रेंज पूछी जाए तो 23 से 25, ये आप याद रखोगे। बाकी टेम्परेचर अपने कर ही लिए हैं। जर्मिनेशन के लिए अपना कितना किया है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए वानस्पतिक वृद्धि के लिए 16 से लेकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और बढ़वार के लिए
यही अपना ऑप्टिमम ग्रोथ लिख लेते हैं अपने। चलिए ऊपर बढ़वार आई गया है। उपयुक्त, अगर आपको याद रखना है उपयुक्त तापक्रम तो 20 से 25, और दाना भरते टाइम या परिपक्वता के टाइम, ग्रेन फिलिंग के टाइम, तो ये आपको याद रखना है 23 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम पूछे तो 23 ही होगा, ऑप्टिमम पूछे तो 23 ही होगा, अगर ग्रेन फिलिंग का पूछे या फिर परिपक्वता का पूछे। ठीक है, ये टेम्परेचर याद रखोगे। उसके बाद क्लाइमेट याद रखनी है आपको। क्लाइमेट, कैसी क्लाइमेट होनी चाहिए, तो क्लाइमेट के लिए याद रखोगे शीतोष्ण जलवायु, टेम्परेट क्लाइमेट, शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु की फसल आई। टेम्परेट क्लाइमेट की मतलब शीतोष्ण जलवायु या ठंडी जलवायु की फसल। रबी का ये प्लांट है, ठंडी जलवायु की फसल है। ठीक है, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए कैसा, ठंडा, और पकने के टाइम थोड़ा शुष्क, तो अपने लिख सकते हैं वह शुष्क, ड्राई। ड्राई कब, परिपक्वता के टाइम, और ठंडी कब, अंकुरन से लेकर वानस्पतिक वृद्धि तक। वृद्धि तक कैसा चाहिए, तो ठंडा क्लाइमेट, और परिपक्वता के टाइम कैसा चाहिए, तो थोड़ा ड्राई क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, वैसे क्लाइमेट पूछा जाए कैसी क्लाइमेट की क्रॉप है, ये टेम्परेट क्लाइमेट, क्योंकि ज्यादा जो टाइम चलता है इसका टेम्परेट क्लाइमेट में चलता है, ठंडी जलवायु। और इसके लिए जो ओस वगैरह होती है, जो अपने ओस वगैरह गिरती है, वो इसके लिए अच्छा होती है। धुंध वगैरह आना इस क्रॉप के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ठंड पड़ना इस क्रॉप के लिए अच्छा है, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा होगा अगर ठंड पड़ेगी तो। ठीक है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद में बात करें वैरायटीज, बहुत सारी किस्में हैं, और अपने मोस्ट इंपोर्टेंट किस्में करेंगे जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम के अंदर सीधी सीधी आ सकती है। बाकी और भी अपने बहुत सारी किस्में लिखेंगे इसके अंदर। वैरायटीज के अंदर देखो, किस्मों के अंदर पहली है ट्रिटिकम एस्टिवम की। इसकी है ट्रिटिकम एस्टिवम हैग्रोफाइड की, जो अपना अपना मैक्सिकन गेहूं है। इसकी एकल जीन किस्में सोनालिका, पछेती बुवाई के लिए जो 130 दिन में पक्के तैयार हो जाएगी। रोहिणी, सुजाता, लर्मा रोजो 64। कौन सी, लर्मा रोजो 64। ये किसके लिए है, ये पछेती बुवाई के लिए। आपने एकल जीन है, तो एकल जीन या सिंगल जीन वैरायटियां कौन सी है, सोनालिका है, रोहिणी है, सुजाता है, लर्मा रोजो 64 है। कौन सी, लर्मा रोजो 64। कौन सी है, लर्मा रोजो 64 है। हाँ, यूपी की इंपोर्टेंट वैरायटियां बताऊंगा मैं आपको, हर एक वैरायटी। बेस टेम्परेचर की बात करें तो 3.5 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए बेस टेम्परेचर। अगर पूछा जाए न्यूनतम टेम्परेचर पूछा जाए तो रेंज याद रखो, 3.5 से 5 की रेंज याद रख सकते हो आप। उसके बाद में डबल जीन वैरायटियां, कल्याण सोना मोस्ट इंपोर्टेंट, कि निम्न में से कौन सी डबल जीन वैरायटी है कल्याण सोना, सोनारा 64, छोटी लर्मा, HD 2009 अर्जुन। 2,4-D के प्रति संवेदनशील, 2,4-D के प्रति संवेदनशील, मतलब इस वैरायटी पर अपने 2,4-D का छिड़काव नहीं कर सकते हैं। गेहूं पर 2,4-D का छिड़काव होता है चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करने के लिए, पर HD 2009 अर्जुन पर अपने छिड़काव नहीं कर सकते हैं। सरबती सोनारा, कैसी है सरबती सोनारा, तो सरबती सोनारा है उत्परिवर्तित किस्म, जो म्यूटेशन के द्वारा तैयार हुई है, उत्परिवर्तित किस्म है। यूपी 2003 प्रताप और HD 2329। HD 2329 की बात करें, हरित क्रांति में, हरित क्रांति में सर्वाधिक उगने वाली किस्म, हरित क्रांति में सर्वाधिक उगने वाली किस्म कौन सी है, तो HD 2329 है। ठीक है, HD 2329, जिसको हरित क्रांति में सबसे ज्यादा उगाया गया है। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा उगाई गई किस्म कौन सी है, तो HD 2329 है। कौन सी, HD 2329। हरित क्रांति में सर्वाधिक उगने वाली किस्म कौन सी है, HD 2329 है।
HD 2329, HD 2329। उसके बाद में ट्रिपल जीन वैरायटियां, हीरा मोती लाल बादशाह, हीरा मोती लाल बादशाह, ये कौन सी है? ट्रिपल जीन वैरायटियां है। कैसी है? ट्रिपल जीन। तो आज अपने यहीं तक ही रोकेंगे क्लास को, कल वैरायटियां आगे और है बहुत सारी, उनको फिर डिटेल से करेंगे। तो आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं, बाकी मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। धन्यवाद सभी का, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद सभी को। लिखवाएंगे, हर एक चीज लिखवाएंगे भाई, हर एक चीज यूपी की कल लिखवाएंगे आपको, वैरायटियां छोड़ेंगे कोई नहीं। ठीक है संजय कुमार, धन्यवाद। कोई नहीं, 14-15 नहीं होता है, बाकी लिखा हुआ है वो बिल्कुल रॉन्ग लिखा हुआ है ना। तो परिपक्वता के टाइम इतना कम टेम्परेचर पर नहीं पक पाएगा गेहूं, 14 से 15 बहुत कम होता है टेम्परेचर। हाँ लाल बहादुर भी है, लिखवा देंगे उसको भी, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हीरा मोती लाल बादशाह, लाल बहादुर नहीं है, लाल बादशाह है। भाई जीन प्रॉब्लम हो सकती है अभी, उसके जीन में ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसके कारण 2,4-D का छिड़काव नहीं होता है। न्यूनतम तापमान बोल दिया आपको, बेस तापमान जिसको बोल देते हैं, लगभग 3.5-4 के बीच का जो तापमान होता है, 4-5, ये रेंज आप याद रख सकते हो। ठीक है, प्रणाम अंकित। चलो, और कोई है डाउट तो बताओ, नहीं तो अपने मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, चलो, धन्यवाद सभी का।